नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी वायर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 7 मानव निर्मित साधन एवं उनके क्रियाकलापों का प्रभाव। इससे संबंधित 20 क्वेश्चन। इस यूनिट में और भी टॉपिक दिए हुए जैसे कि वनों की कटाई, शहरीकरण, परिस्थिति का संतुलन, ओजोन क्षय, अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग और भी बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं। तो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड 20 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस होने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं हमारे सेशन की। सेशन में होंगे 20 क्वेश्चन, जिसका पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन लगाने का प्रयत्न कीजिए आप लोग। चलिए बात करते हैं हमारे सेशन की। और ये है आपका पहला प्रश्न, ठीक है। वनों की कटाई के प्रमुख कारण है। वनों की कटाई के प्रमुख कारण है, हमको बताना है। शहरीकरण, ईंधन की मांग, कृषि आधारित उद्योग और यह सभी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर शहरीकरण होगा तब भी वनों की कटाई होगी, ईंधन की अगर मांग होगी तब भी वनों की कटाई होगी, कृषि आधारित उद्योग अगर खुलेंगे तब भी वनों की कटाई होगी। मतलब यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा हमारा, यह सभी कारण है वनों की कटाई के, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, वनों की कटाई के प्रभाव निम्न में से है, ठीक है। वनों की कटाई के प्रभाव, हमें इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, वनों की कटाई के कारण पूछा था, ठीक है। वनों की कटाई के कारण पूछे थे हमसे, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रभाव पूछा गया है, ठीक है। मतलब अगर वन कट जाएंगे, वन अगर कट जाएंगे तो क्या क्या प्रभाव होंगे, ओके। वन अगर कट जाएंगे तो क्या क्या प्रभाव होंगे। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर ए ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन नंबर बी बाढ़ एवं सूखा, ऑप्शन नंबर सी जल संसाधनों की कमी और यह सभी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करें तो यह सभी प्रभाव वनों की कटाई से होंगे, ठीक है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होगा, यानी कि भूमि का तापमान अगर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा ही होगा, ठीक है। अगर वन कट गए तो ग्लोबल वार्मिंग होगा ही होगा, ठीक है। और बाढ़ एवं सूखा कैसे आएगा, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, तापमान बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तापमान अगर बहुत ज़्यादा हो गया है तो क्या होगा, जो ग्लेशियर है, जो हिमालय या पर्वतों पर जो बर्फ जमी हुई है वो क्या होंगी, पिघलेंगी, ठीक है। वो क्या हो जाएंगी, पिघल जाएगी। अब पिघल जाने से क्या होगा, उसके आसपास के क्षेत्र में क्या हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। और अगर वन कट गए तो सूखा भी हो जाएगा, ठीक है। वर्षा ही नहीं होगी तो सूखा तो होगा ही होगा। जल संसाधनों की कमी भी होगी, ठीक है, क्योंकि अगर वर्षा अगर नहीं होगी तो जल संसाधनों की कमी भी होगी ही होगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा यह सभी, ओके। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यस, सो ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 3, प्रायः वनों की कटाई से कौन सी प्रजाति विलुप्त हो गई है, ठीक है। प्रायः वनों की कटाई से कौन सी प्रजाति विलुप्त हो गई है। तो यहाँ अगर वनों की कटाई हो रही है तो कौन सी प्रजाति विलुप्त हो गई वो हमको बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एशियाटिक चीता, ऑप्शन नंबर बी हिमालयी भेड़िया, ऑप्शन नंबर सी एल्वीरा चूहा और ऑप्शन नंबर डी यह सभी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो अगर वनों की कटाई हो रही है तो बहुत सारी प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, क्योंकि अगर ये प्रजातियां विलुप्त हो गई है बोला है, मतलब हो चुकी है ये। तो देखिए, अगर हम नॉर्मल बात करें तो हमने एशियाटिक चीता बहुत कम सुने हैं, ठीक है। हिमालयी भेड़िया भी और एल्वीरा चूहा भी, यानी कि ये वनों की कटाई के कारण क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, हमारा जो आंसर आएगा वह आ जाएगा यह सभी, ठीक है। क्या आ जाएगा, यह सभी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ओके। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 4, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तभी सही आंसर पर पहुंच पाओगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे और वहां पर आपको आंसर आते हुए भी आप क्या करोगे, गलत कर दोगे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कुछ प्रभाव ऐसे हैं जो नकारात्मक है, परंतु कौन सा नहीं है वो हमको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए साफ सफाई की समस्या, ये तो बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव है, ओके। क्योंकि देखो, शहरीकरण होगा, बहुत अधिक शहरीकरण होगा
तो वहाँ पर साफ़ सफाई की समस्या होगी ही होगी, ठीक है। बहुत अधिक लोग वहाँ पर रहेंगे तो साफ़ सफाई की समस्या होगी, तो ये नकारात्मक प्रभाव है। हमें पूछा है नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य समस्या भी होगी, बहुत सारे लोग रहेंगे, शहरीकरण होगा तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी होगी। ऑप्शन नंबर सी कचरा निस्तारण की समस्या भी होगी। अच्छे बाजार की संभावना, परंतु अगर शहरीकरण हो रहा है तो अच्छे बाजार की संभावना अधिक से अधिक होगी, ठीक है। क्योंकि शहरों में आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे से अच्छे बाजार रहते हैं, मॉल रहते हैं, शॉपिंग मॉल रहते हैं, बाजार रहता है, मतलब हर चीज़ रहती है शहरीकरण वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो ये इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं है, ये इसका सकारात्मक प्रभाव है, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या है, नकारात्मक प्रभाव है। ये तीनों नकारात्मक प्रभाव है और ये कौन सा प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यस, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 5। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है, ठीक है। मतलब पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत जो होती है वो किन किरणों को अवशोषित करती है, ठीक है। जो ओजोन परत होती है वो कुछ किरणों को अवशोषित कर लेती है, तो कौन सी किरण होती है, तो वो हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए गामा किरणें, ऑप्शन नंबर बी एक्स किरणें, ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी किरणें और ऑप्शन नंबर डी बीटा किरणें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा पराबैंगनी किरणें, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और यह हमारी ओजोन परत जो है वो एक सुरक्षात्मक कवच के रूप में कार्य करती है, ठीक है। क्योंकि ये पराबैंगनी किरणें जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है हमारे लिए। पृथ्वी पर अगर आ गई है तो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है और इन्हें ये अवशोषित कर लेती, कौन, ओजोन परत। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया फ्रेंड्स, सही आंसर हो गया, ठीक है। तो ये है अब हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है वो है प्रश्न नंबर 6। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, ठीक है। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, मतलब वातावरण में ऐसी कोई गैस है जो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है और सल्फर मिश्रित है, ठीक है। सबसे पहले मतलब मैं मेरे पर्सनल अनुभव से ये कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम फाइट किया है, तो मतलब उतना ज़्यादा तो नहीं, पर फिर भी मैं मेरे पर्सनल अनुभव से 110% श्योर हूँ कि जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे, तब तक आप करेक्ट आंसर तक के नहीं जा सकते, ठीक है। तो देखिए, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। देखो, वो जो गैस है वो अत्यधिक हानिकारक है और सल्फर मिश्रित है, ठीक है। हानिकारक भी होना चाहिए, सल्फर मिश्रित भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सल्फर, ऑप्शन नंबर बी H2S, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी SF6 और ऑप्शन नंबर डी SO2। वातावरण में एक ऐसी गैस है जो बहुत ज़्यादा हानिकारक भी और सल्फर मिश्रित भी है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये अम्लीय वर्षा के लिए भी उत्तरदायी है, ठीक है। और ये वातावरण में अत्यधिक हानिकारक है और अम्लीय वर्षा के लिए भी ये उत्तरदायी गैस है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 7, ठीक है। ओजोन यानी O3 परत पतली या नष्ट हुई है, मतलब देखो O3 परत पतली या नष्ट हुई है। अब देखो यहाँ पर शहरों के नाम दिए हो, मतलब कौन से शहर में नष्ट हुई है ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। कौन से शहर में नष्ट हुई है ये हमसे पूछा गया है, शहरों के नाम दिए हुए, तो कौन से शहर में नष्ट हुई ये हमसे पूछा गया। सिंपल सी चीज़ें, इतना एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है यहाँ पर फिर भी ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी यूरोप में, ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिका में, ऑप्शन नंबर डी जापान में। तो हमको बताना है कि कहाँ पर ओजोन परत पतली या नष्ट हुई है, तो अंटार्कटिका में, ठीक है। अंटार्कटिका में ओजोन परत जो है O3 यानी कि ओजोन की जो परत है वो पतली हो चुकी है, ठीक है। और पतली होने के कारण वहाँ पर कुछ होल भी हो गए हैं और यहाँ कुछ होल भी पाए गए हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब ये है आप लोगों के समक्ष क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ओजोन परत में छिद्र करने के लिए किस देश का अधिक योगदान रहा है, ठीक है। अब देखो कौन सा देश, अंटार्कटिका में छिद्र पाया गया है उसका, लेकिन हमको क्या पूछा गया है, हमको ये पूछा गया है कि कौन से देश का अधिक योगदान रहा गया है, ठीक है। कौन से देश का अधिक योगदान रहा गया है तो वो हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी जापान, ठीक है। तो यहाँ पर अमेरिका जो है ना, अमेरिका का बिल्कुल महत्वपूर्ण योगदान रहा है ओजोन परत को नष्ट करने में, ठीक है, मतलब छिद्र करने में, क्योंकि अमेरिका में जो है बहुत ज़्यादा उद्योग है या वहाँ पर कुछ ऐसा पॉल्यूशन पाया जाता है जो ओजोन परत को छिद्र करने में, ओजोन परत
में छिद्र करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यस, सो ये है हमारा अगला प्रश्न। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और CO2 हमारी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, परंतु अगर CO की बात करते हैं तो क्या हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि, अब वो मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि मतलब हमको कारण यहाँ पर दिए हैं, उसमें से क्या करना है, एक सही कारण चूज करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, यह ओजोन परत को नष्ट करती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों हानिकारक है भाई, क्योंकि यह ओजोन परत को नष्ट करती है, या यह ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करती है और हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है, या तो फिर यह ऑक्सीजन से क्रिया करती है और हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है। ठीक है, प्रतियोगिता करती है और हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है। ऑप्शन नंबर सी, यह कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वातावरण में काम करती है, या उपरोक्त सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ये दम घोटने वाली गैस होती है, मतलब ये इससे क्या होता है, दम घुटने लगता है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, ये दमा श्वास वगैरह की जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये ऑक्सीजन की, मतलब ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा होती है इसमें, तो इस कारण से क्या होता है, इसमें ना दम घुटने लगता है। तो ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमको बताना है कि हानिकारक है क्योंकि यह ओजोन परत को नष्ट करती है। नहीं, ये ओजोन परत को तो नष्ट नहीं करती है, ओजोन परत को तो दूसरी गैसेस नष्ट करती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और मीथेन वगैरह, मतलब ये गैस कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं करती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यह ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करती है और हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी, यह कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वाले वातावरण में काम करती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करती है और हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन से ये प्रतियोगिता करेगी। ठीक है, ऑक्सीजन से क्या करेगी, प्रतियोगिता करेगी और हीमोग्लोबिन से क्रिया करेगी। हीमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी में होता है, जो हमारे ब्लड में होता है, सॉरी, जो हमारे ब्लड में होता है। ठीक है, और इससे क्या करेगी, क्रिया कर लेगी कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये यहाँ पर क्या होता है, ब्लड से संबंधित कुछ समस्याएं ये उत्पन्न कर देती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न रहेगा वो रहेगा प्रश्न नंबर 10। ठीक है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। ओके, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण हमको बताना है, मेन जो कारण है, मेन जो फैक्ट है वो फैक्टर है या रीजन जो है वो बताना है हमको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण बताना है हमको। दो दो गैसेस के नेम दिए हुए हैं यहाँ पर, और हमें उनमें से करेक्ट गैसेस के नेम सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से तो अम्ल वर्षा नहीं होती है। ठीक है, देखिए एक ये भी है सीक्रेट क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि सारे जो होते हैं ना, सभी ऑप्शन पर विचार करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और सभी ऑप्शन पर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम तक कि हम सभी ऑप्शन पर विचार करते रहेंगे, परंतु सभी ऑप्शन पर विचार करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम एकदम से अगर क्वेश्चन को देखते हैं ना, हम एकदम से क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि सारे के सारे ऑप्शन जो है वो कैसे लगते हैं, हमें राइट लगते हैं। ठीक है, सारे के सारे जो ऑप्शन रहते हैं वो हमें क्या लगते हैं, राइट लगते हैं, और हम फिर क्या करते हैं, जो बिल्कुल हमें एकदम से पहला दिखता है तो हमारा मन ऐसा मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि यही राइट होगा। परंतु यहाँ पर बात ये होती है कि जो 100 में से 80% हमें सही लगता है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन जो आते हैं जो प्राय मिलते जुलते होते हैं, तो उसमें से 100 में से 80% जो ज़्यादा मैच कर रहा है या ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है वो सही होता है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो वो करेक्ट वाला ऑप्शन ही हम डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, जल से भी अम्ल वर्षा नहीं होती है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड से आई थिंक अम्ल वर्षा नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से होती है, परंतु कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं होती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं होती है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर आ जाएगा
सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड में क्या होता है, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या करते हैं, ये दोनों ना जल से क्रिया करके, ठीक है, ये जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, ये अम्ल बना लेते हैं, ठीक है, ये अम्ल बना लेते हैं। और अम्ल जो होते हैं ना, एसिड जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो जब वर्षा होती है तो वर्षा के पानी के साथ ये क्या होते हैं, आने लगते हैं, ठीक है, वर्षा के पानी के साथ आने लगते हैं। और ये जो एसिड या अम्ल होते हैं ये मतलब मानव जाति के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। जो इमारतें होती है जैसे कि ताजमहल, ठीक है, ताजमहल जो संगमरमर से बना हुआ है, तो ये ताजमहल को भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव कर रहा है, ठीक है, कौन, अम्ल वर्षा। और भी बहुत सारी इमारतें उनको ये इफेक्टिव कर रहा है, जो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सल्फर डाइऑक्साइड देन नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ठीक है, मतलब 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है, तो हमें नहीं है वाला ढूंढना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1, ग्रीन हाउस प्रभाव, जलवाष्प एवं कार्बन डाइऑक्साइड। जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो क्या जलवाष्प से होता है और कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। तो हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड से तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता ही होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ जाने से क्या होता है कि यहाँ पर मतलब ताप बढ़ जाता है, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वैश्विक तापन, ऑप्शन नंबर बी वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वैश्विक तापन, नाइट्रोजन एवं ओजोन, क्या वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग नाइट्रोजन एवं ओजोन से हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अम्लीय वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो बिल्कुल सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी ओजोन परत से पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज। देखिए, तो ये भी सुमेलित है, अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड से होती है, ये भी सुमेलित है। और ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प से होता है। तो देखिए कौन सा नहीं है वो हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इससे नहीं होता है, ठीक है, नाइट्रोजन और ओजोन से नहीं होता है। तो ये हमारा सुमेलित नहीं है। ओके, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यस, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा देश अम्ल वर्षा से सबसे अधिक प्रभावित है, ठीक है, कौन सा देश ऐसा है जो अम्ल वर्षा से सबसे अधिक प्रभावित है। तो ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी नॉर्वे, ऑप्शन नंबर सी हंगरी, ऑप्शन नंबर डी इटली, ठीक है। तो हमको बताना है जो नॉर्वे है, ठीक है, नॉर्वे है ना, यहाँ पर तो हमें कुछ एक्सप्लेन करना ही नहीं है, नॉर्वे है तो ये सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा से अत्यधिक प्रभावित है। और ये नॉर्वे से संबंधित ना एक जीके में बहुत ही एक अच्छा सा क्वेश्चन है, नॉर्वे से संबंधित कुछ वहाँ पर मतलब आई थिंक मैं भी रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, परंतु ये नॉर्वे जो है ना इससे संबंधित कुछ है अम्ल वर्षा का, ठीक है। तो ये है अम्ल वर्षा से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है नॉर्वे, ठीक है, सबसे अधिक प्रभावित देश है नॉर्वे। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय यौगिक है, ठीक है, मतलब हमने अगर 10th-12th में केमिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, 10th में भी हमने साइंस में केमिस्ट्री वाला अगर पोर्शन पढ़ा है तो हमने अम्ल और क्षार बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, याद किए हैं। तो हमको क्या बताना है, अम्लीय यौगिक, ठीक है, हमें क्षारीय यौगिक नहीं बताना, हमें अम्लीय यौगिक बताना है। तो अम्लीय यौगिक कौन सा है वो हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ठीक है। तो कौन अम्लीय यौगिक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर तो क्षार है, ठीक है, क्षार है, तो ये क्षार है, ठीक है। और ये भी नाइट्रिक अम्ल और उपरोक्त सभी देख लेते हैं पहले, है ना, सभी ऑप्शन पर बात कर लेते थोड़ा सा। अम्लीय यौगिक है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय यौगिक है। सल्फ्यूरिक अम्ल भी अम्लीय यौगिक है और NH4NO3 ये भी अम्लीय यौगिक है, अमोनियम नाइट्रेट और ऑप्शन नंबर सी नाइट्रिक अम्ल ये भी अम्लीय यौगिक है। तो देखिए ये दो तो पक्का है ही और ये भी है, तो ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर ऐसा कंफ्यूजन भी हो रहा है किसी को कि ये है या नहीं है, तो देखिए ये दो तो है ही है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी का भी ऑप्शन दिया हुआ है और दो तो एक साथ होंगे नहीं, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल भी है सल्फ्यूरिक अम्ल भी है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से
कौन एक कारक है, ठीक है। विश्व उष्मायन मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग। देखिए हिंदी और इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, ठीक है, तो इनको भी थोड़ा सा आप कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि देखिए विश्व उष्मायन आ गया तो हमको क्या आ जाएगा, एकदम से समझ में नहीं आएगा, परंतु हमने क्या पढ़ा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा हुआ है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा हुआ है, और हमें हमारे सामने आ गया विश्व उष्मायन, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप हिंदी भी पढ़िए और इंग्लिश भी पढ़िए, ठीक है। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारण है, ठीक है, कौन एक कारक है, फैक्टर बताना है हमको। ऑप्शन नंबर ए, वाहनों से निकली गैसें, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी, पेड़ पौधे से निकली गैसें, नहीं, ये तो O2 निकलती, तो इससे तो विश्व उष्मायन होता ही नहीं है। भट्टियों से निकली गर्म हवा, उतना ज़्यादा नहीं होता इससे भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, रसोई गैस से भी नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब देखिए यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला काम करेगा 80% इफेक्टिव होने वाला, तो 80% इफेक्टिव क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर 80% इफेक्टिव हो रहा है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो रहा है, 80%, मतलब भट्टियों से निकली गर्म हवा भी हो सकती है, परंतु उतनी अधिक मात्रा में नहीं निकलती, ठीक है। वाहन, बहुत अधिक मात्रा में वाहन चल रहे हैं अभी के टाइम में, तो वाहनों से निकली गैसें क्या है, विश्व उष्मायन का एक कारण है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में आ गया हमारा प्रश्न नंबर 15, ठीक है। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। अब भाई पेड़ पौधे जो है हमारे प्लांट्स जो है वो प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। क्या अवशोषण करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन, ठीक है। तो देखिए नाइट्रोजन तो डायरेक्टली वो अवशोषित करते हैं नहीं, ठीक है। नाइट्रोजन को तो वो नाइट्रेट में बदलते तब जाके अवशोषित करते हैं, तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी वो अवशोषित नहीं करते, सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं करते, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव केस होती है हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, परंतु क्या करते हैं पौधे जो होते हैं, परंतु पेड़ पौधे जो होते हैं उसे क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, O2 रिलीज करते हैं, ठीक है। O2 को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और ये हमारे लिए होती है उपयोगी, ठीक है, ये होती है हमारे लिए उपयोगी, परंतु हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड उपयोगी नहीं होती है, ठीक है, और ये इफेक्टिव होती है, और ये इसको प्लांट्स जो है वो अवशोषित इसे करते हैं। आई थिंक आप समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 16, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 के बाद में महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है, ठीक है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है, तो जो महासागर है उसमें जल स्तर क्यों बढ़ा है वो हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक वर्षा। ऑप्शन नंबर सी, अम्ल वर्षा। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो महासागर में अगर जल स्तर बढ़ रहा है तो क्या होता है, अगर ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ पिघलने लगती है, ठीक है, ध्रुवीय प्रदेशों में अगर बर्फ पिघलने लगती है तो क्या होगा, वहाँ पे जो हिमानी किन्हें कहते हैं, सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, हिमानी, ठीक है। हिमानी यानी कि जो हिम वाले क्षेत्र में जो नदियाँ होती है, ठीक है, हिम वाले क्षेत्र में जो नदियाँ होती है ना उसे कहते हैं हिमानी, ठीक है। तो हिमानी वाले क्षेत्रफल मतलब हिमानी जो होते हैं, मतलब यहाँ मैं हिमानी का तात्पर्य ये है नदियाँ, ठीक है। जो हिमानी में क्या होता है, वो ध्रुवीय प्रदेशों से बर्फ पिघलकर यानी कि जल के रूप में हिमानियों में जाता है, और जो हिमानी है ना वो बहकर कहाँ जाती है, महासागरों में जाती है, ठीक है। और महासागरों में जाने के कारण क्या होता है, उसका जल स्तर बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके, सो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, सामान्य प्रशीतन कारक क्लोरोफ्लोरो मीथेन यानी फ्रेयॉन एवं NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक गंभीर प्रदूषक है, ठीक है। तो देखिए प्रशीतन यानी क्या होता है, प्रशीतन यानी कि जो हम रेफ्रिजरेटर यानी प्रशीतन यानी कोई ऐसे उपकरण जिसमें कुछ भी चीज़ों को हम ठंडा करके रख सकते हैं, ठीक है, मतलब उसका जो तापमान होता है वो हम कम कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो ठंडी रहती है, ठीक है। तो प्रशीतन में कुछ भी आ सकता है, रेफ्रिजरेटर आ सकता है, या जो बड़ी बड़ी बेकरीज में यूज़ होते हैं ना बड़े बड़े से, वो रेफ्रिजरेटर का ही बड़ा साइज़ या कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें हम चीज़ों को ठंडा करके रखते हैं, ठीक है। तो सामान्य प्रशीतन कारक
क्लोरोफ्लोरोमीथेन, ठीक है। प्रशीतन का कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोमीथेन, फ्रेयान जिसे कहते हैं, और NO2 एक गंभीर प्रदूषक है, ठीक है। क्यों है भाई, क्यों है, यह हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए वर्षा को रोक देते हैं, ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन को नष्ट कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी वायुमंडलीय O2 परत को क्षति पहुंचाते हैं, ऑप्शन नंबर डी वायुमंडलीय तापमान घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कारण जो है ना, उसका मेन कारण जो है वो है क्योंकि जो फ्रेयान गैस होती है, ठीक है, जो फ्रेयान होती है, NO2 होती है, क्लोरोफ्लोरो होती है, CFC जिसे हम कहते हैं, ठीक है। CFC, फ्रेयान या NO2 जो होती है ना, वो क्या करती है, वायुमंडलीय ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है, मतलब कि उसे क्या करती है, नष्ट करती है, धीरे धीरे क्या करती है, नष्ट करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 17वां। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यस, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 18, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा है, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा क्या है, वो हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए वनों की कटाई के कारण, ऑप्शन नंबर बी विकिरण के कारण, ऑप्शन नंबर सी मरुस्थलीकरण, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा खतरा हमें किससे हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर भी 80% वाला फंडा काम करेगा, ठीक है। 80% यानी कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा ऑप्शन होगा वो हमको बताना है, ठीक है। सबसे बड़ा खतरा है ऑप्शन नंबर ए वनों की कटाई के कारण भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वनों की कटाई के कारण भी हो सकता है, विकिरण के कारण भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी मरुस्थलीकरण के कारण भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मरुस्थलीकरण के कारण उतना अत्यधिक खतरा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पूरी भूमि अगर मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगी तो होगा, और ऐसा आई थिंक मतलब मरुस्थलीकरण के कारण खतरा नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं भी नहीं है। वनों के कटाव के कारण भी उतना अधिक नहीं होगा, लेकिन जो विकिरण होते हैं ना, विकिरण जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या करेंगे, सीधे सीधे विकिरण अगर आ गए हमारी पृथ्वी पर, ठीक है, ठीक है, अगर विकिरण आ गए तो सीधे सीधे क्या करेंगे, ये मानव स्वास्थ्य को सीधे सीधे ये क्या करेंगे, मानव स्वास्थ्य को सीधे सीधे क्या करेंगे, ये प्रभावित करेंगे, ठीक है। मतलब जैसा कोई एक्स विकिरण आ गया या कोई ऐसा इफेक्टिव विकिरण आ गया जो जिससे मानव स्वास्थ्य को सीधे सीधे क्या होगा, प्रभावित होगा। तो सबसे बड़ा खतरा किससे है, विकिरण यानी कि रेडिएशन से है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यस, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 19, वर्तमान में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता बहुत अधिक हो गई है, इसका कारण है। अब देखिए वर्तमान में जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस है, उनकी सांद्रता यानी कि मात्रा बहुत अधिक हो गई है, इसका क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए रेफ्रिजरेटर का अधिक उपयोग, ऑप्शन नंबर बी तेल एवं कोयले का अत्यधिक ज्वलन, ऑप्शन नंबर सी वनों का कटान, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रेफ्रिजरेटर का अत्यधिक अगर उपयोग करेंगे तब भी ग्रीन हाउस की सांद्रता बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है उसकी बात अगर कर लेते हैं हम, तो ऑप्शन नंबर बी में तेल एवं कोयले का अधिक ज्वलन, अगर हम तेल और कोयले बहुत अधिक मात्रा में जलाएंगे तो क्या होगा, CO2 की मात्रा बढ़ेगी। CO2 की मात्रा बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा, ठीक है, मतलब तापमान बढ़ेगा, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा, ठीक है। वनों को काटेंगे तो भी बिल्कुल नुकसान होना ही होना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अब देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है वो हमको बताना है, कारण पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वायुमंडल में O3 की परत, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी पर पहुंचने वाला अवरक्त प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी वायुमंडल में CO2 तथा SO2 तथा CH4 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मेथेन, ठीक है। तो वो हमको बताना है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। किसके कारण से होती है भाई, तो O3 की परत के कारण तो नहीं होती है, ठीक है। पृथ्वी पर पहुंचने वाला अवरक्त प्रकाश इसके कारण भी नहीं होती है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मेन उत्तरदायी गैसेस कौन सी है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मेथेन, ठीक है। मतलब ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेन फैक्टर है किसके ग्रीन हाउस प्रभाव के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया फ्रेंड्स, सही आंसर, ओके। तो यहाँ पर होता है हमारा सेशन एंड, ठीक है। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन, और इसके बाद में भी जो वीडियोस आ रहे हैं तो सारे के सारे वीडियोस देखिए आप, ठीक है। ये हमारी यूनिट नंबर 7 अभी अभी स्टार्ट हुई है, ये यूनिट नंबर 7 का पहला ही लेक्चर है।
सारे यूनिट्स के सारे वीडियोस देखिए और मतलब इन वीडियो को लगाने का ये फ़ायदा है आपको, इन क्वेश्चंस को लगाने का ये फ़ायदा है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, वो ट्रिक, वो समझ जो है वो आप लोगों में विकसित हो जाएगी। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कौन सी यूनिट से किस टाइप के आ सकते हैं, ये भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू सो मच।